अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर और फीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं इसका टाइटल है, ये आलोक सर की वीडियो है, तो इसका टाइटल है बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हिस्ट्री। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं वो वीडियो है द पब्लिक रिएक्शन शो का। ये पाकिस्तानी चैनल है और इसका टाइटल है बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। जापान इन्वेस्ट $42 बिलियन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जापान के पीएम अभी भारत आए थे और उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। अगले 5 सालों में $42 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। अब आप सोचिए कि अगले 5 साल में यानी कि करीब करीब $8 बिलियन पर ईयर के हिसाब से ये देखा जाएगा। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के सहयोग से जापान यहाँ पर बनाने वाला है। तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है एफडीआई के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं भाई इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। जापान के पीएम इंडिया में विजिट किया है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर में। तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने जा रहा है और इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा इसमें? As India has a good economy right now, so if they are investing here, the foreign investment will definitely make India more stronger. So it's good for their economy, obviously. किसी भी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि दूसरे बिजनेसमैन या कंपनीज आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। उसका बहुत फ़ायदा होता है कंपनी को भी, इंडिया को भी। इंडिया को इस लिहाज से फ़ायदा है कि उनकी जो इकोनॉमिकली अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अंडरस्टूड बात है कि आप एक मिलियन, बल्कि आपने 42 बिलियन बताया, 42 बिलियन डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट करेगा, इंडिया की मज़ीद सूरत हाल को बेहतर करेगा। तो उसमें यह है कि दूसरे मुल्क की इकनॉमी, उसकी इकनॉमिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जो है ना वहाँ पे ये होगा, दूसरे मुल्क को ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे उनका कारोबार है जो वो भी एक्सटेंड होगा, मतलब। और ये तो मेरा यही व्यू है कि होना चाहिए, मतलब दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। $42 बिलियन जो है वो इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये इंडिया को कितना फ़ायदा होने जा रहा है इससे? इंडिया को तो बेशुमार फ़ायदा होगा इससे। इंडिया तो तरक्की करेगा, उनको बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ में। ऑब्वियसली जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उस मुल्क का ही फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है वहाँ पे जितनी भी आप बेरोज़गारी कम होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनका जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो ग्रो करेगा। अब मुझे नहीं पता वो किस किस डिपार्टमेंट में वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, ऑब्वियसली जिस डिपार्टमेंट में करेंगे वो ग्रो करेगा। इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा और ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और बहुत सी ऐसी अगर इन्वेस्टमेंट होगी बहुत सी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेंगी लोगों को। ठीक है, अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इंडिया के कौन से शोबे ज़्यादा तरक्की करेंगे? और उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जापान और इंडिया जो है वो इकोनॉमिकल और कल्चरल जो है लिंकेज को बढ़ाएगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी, एक दूसरे के कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इससे मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग होगा इंडिया और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होगा। मोस्टली जो ज़्यादा है इंडस्ट्रीज एरियाज़ और जितनी ज़्यादा जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनको ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है? I guess probably IT sector is one of the most good sectors of India. तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ की इन्वेस्टमेंट का और डेफिनेटली उसकी इकोनॉमी और ग्रो करेगी। तो इसमें उन्होंने, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है कि इससे जो है जापान और इंडिया का जो है वो कल्चरल और इकोनॉमिक जो लिंकेज है वो दोनों कंट्रीज़ का बढ़ेगा। तो इस पे आपको क्या लगता है कि इंडिया में और ऐसी इन्वेस्टमेंट देख के और बाकी कंट्रीज़ भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाएंगे? जी, just because one of the most important countries, one of the most famous countries is investing in Japan or India, like Japan is investing in India, so definitely the other countries will see and proceed to it, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। और ऐसी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जैसे इंडिया है तो दे विल गेट मोर बेटर। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में भी आनी ही चाहिए। जब ये इन्वेस्टमेंट आती है तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो क्या चीज़ देखती हैं? अब इंडिया में उन्होंने क्या चीज़ देखी होगी और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है? सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है अमन व अमान की सूरत हाल। अगर आप देखें इंडिया को
तो बहुत बेहतर है उसमें, यानी कोई ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है जो दूसरे मुल्क में देखे जाते हैं। तो सिक्योर कंट्री है। और दूसरा मेन चीज़, इंडिया ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है। उन्होंने आईटी पे बहुत फोकस किया है, इतना फोकस किया है कि उन्होंने अपने जो यंगस्टर्स थे उनको यही कहा कि आप आईटी में पढ़ें। आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो इंडियन है। आप माइक्रोसॉफ्ट चले जाएं या इवन आप एप्पल में चले जाएं, आपको इंडियन सीईओ आपको नज़र आएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली दूसरों को अट्रैक्ट करता है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, आप इन्वेस्ट करें। हमारे मुल्क में जी बहुत टैलेंट है, बड़े जी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं, आप इन्वेस्ट करें, आपको भी फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि आप पढ़ें और ये जबरदस्ती पढ़ाएं बच्चों को। देखिए, यहाँ के माँ बाप या जो यहाँ का समाज है वो बहुत जागरूक रहता है। वो देखता रहता है कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जब आईटी सेक्टर बूम कर रहा था तो यहाँ के माँ बाप को ये बात यकीन थी और ये बात समझ गए थे, यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, कि भाई आईटी सेक्टर में जाना, अपने बच्चे को डालना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाली दुनिया जो है वो हाईटेक होने वाली है, वहां पर तकनीक का बोलबाला रहने वाला है। तो इसलिए यहाँ के पेरेंट्स ने आईटी पर जोर दिया। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेरेंट्स जोर दे रहे हैं, भाई जिनको लगा कि आईटी में उनका बच्चा इंटरेस्टेड है उनको जोर दिया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट नहीं हो रहे, सब हो रहे हैं। तो जिसका जैसा इंटरेस्ट है वहां पर जोर दिया, भेड़ चाल में नहीं फंसाया। पाकिस्तान की तरह भेड़ चाल में नहीं कि जी ये ठीक हो रहा है तो सब चलो जी एमबीए करेंगे, नहीं जी नहीं जी डॉक्टर ही कर लो तो शादी अच्छी हो जाएगी। नहीं, हमारे यहाँ बच्चों का इंटरेस्ट देखा जाता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी कजन सिस्टर है, उसने नीट क्लियर किया, एमबीबीएस में उसको सरकारी कॉलेज मिला, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं बनना था, उसको रिसर्च करनी थी बायोटेक में। तो उसने चाचा से मेरे बात की और क्लियर हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एमबीबीएस करने का मन नहीं कर रहा, डॉक्टर बनने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, आपको रिसर्च करनी है, आप रिसर्च करो। तो वो रिसर्च में चली गई, वो उसने बायोटेक में बीटेक कर लिया, एमटेक करने की तैयारी कर रही है। तो आप समझिए इस चीज को कि ऐसा नहीं है कि हम भेड़ चाल में फंस जाते हैं, तो इसीलिए हम ग्रो कर रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इंडिया जब इकोनॉमी पे इतना फोकस कर रहा है तो इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो, आगे 5 साल में क्या देख रहे हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा इकोनॉमिकल? सर ये है कि अगर तो पहले वो स्ट्रॉन्ग है देखा जाए, तो अगर दूसरी कंट्री उसके साथ शामिल हो जाती है तो साफ ज़ाहिर है वो उसने ऊपर जाना ही जाना है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने किन फैक्टर्स पे काम किया जिसकी वजह से सारी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और मतलब कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है इंडिया की? इंडिया ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि जो इंडिया है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली ना। हाँ, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत स्ट्रॉन्गली काम किया है। तो जो उन्होंने अपना एक इमेज पेश किया है जो कि ग्राउंड रियलिटी से बड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो इंटरनेशनल उसका इमेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से मेरे ख्याल में वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने किन शोबों पे काम किया है जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है? कौन से शोबे इंडिया के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इंडिया के मोस्टली जो इंडस्ट्री एरियाज हैं, फैब्रिक्स हो गए और उनकी फूड्स आइटम्स बहुत हैं, जैसे वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। मैं अगला क्वेश्चन ये करूँगा कि क्या एज अ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि इसी तरह बाकी जो कंट्रीज़ के पीएम्स हैं उनके साथ मीटिंग्स हो, उनका भी दौरा हो और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाएं? अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान को बेहतर करनी चाहिए कि दूसरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे आके? इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, वो मेन चीज़ टूरिज़म को उन्होंने बहुत एक्सपेंड किया है। उसमें वो बाहर से जितने भी अगर आप देखते होंगे जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो व्लॉगिंग करते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, उससे पाकिस्तान का अच्छा इमेज जा रहा है। तो जब तक पहले बिफोर दैट, यानी अगर आप इमरान खान से पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का कोई भी नाम सुनता था जी पाकिस्तान जा रहे हैं तो उसको डराया जाता था कि आप टेररिस्ट कंट्री में जा रहे हैं। इंडियन एक्ट्रेस यहाँ पे विज़िट करने आई थी तो उन्होंने अपना इंटरव्यू शेयर किया कि जब मैं विज़िट करने आई थी तो मुझे ये बताया गया कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम एक टेररिस्ट कंट्री में जा रही हो, तुम्हारी कोई सेफ्टी नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो इमरान खान ने उस चीज़ को बहुत इम्प्रूव किया। ये दुनिया में रॉन्ग इमेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में ये है, तो मतलब पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? बहुत फ़ायदा होगा। देखें इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा, रोकना चाहता हूँ, रॉन्ग इमेज दी जाती है, किसी के देने से अगर रॉन्ग इमेज हो जाती है ना तब तक तो इंडिया की इमेज बहुत खराब हो चुकी होती, क्योंकि पाकिस्तान तो हर बार रॉन्ग इमेज ही पेश करता है भारत की। तो भाई ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? यूएन के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, वो कहाँ हैं?
वो पाकिस्तान से बाहर हैं क्या? इतने सारी आतंकवादी घटनाएं होती हैं जिनका लिंकेज पाकिस्तान से मिलता है, क्या इससे कोई बात झुठला सकता है? क्या तालिबान, जिसको पूरी दुनिया आतंकवादी कहती है, उनके साथ आपके सैन्य संबंध हैं, आपने उनको सपोर्ट किया, ये दुनिया भूल जाएगी क्या? आपके यहां से बंदे आकर मुंबई पर अटैक कराते हैं, वो कोई भूल सकता है? इतना बड़ा हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ, ये कोई भूल सकता है? आपके डिप्लोमेट दूसरी जगहों पे जाकर लोगों के पर्स चुराते हैं और सीसीटीवी में पकड़े जाते हैं, उसके बाद बदनामी होती है, तो ये छवि किसी और ने पेश की है क्या? बताइए। आपके पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में चौथी सबसे खराब रैंक वाला पासपोर्ट आपका है, मतलब जितने भी देश हैं उसमें से नीचे से चौथा नंबर है आपका। तो ये किसी के करने से ऐसा हुआ है? इमेज खराब की गई है आपकी, या आपकी करनी है उसका फल मिल रहा है? सच्चाई से देखिए, जितना भागेंगे आप लोग उतना ही नुकसान है आपका। किसी के कहने से अगर छवि खराब होती तो अब तक हम तो पता नहीं भारतीय इंडियंस की छवि बहुत बुरी हो चुकी होती, या अब क्या कहें। चलिए, फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जॉब्स क्रिएट होंगी, आपकी इकोनॉमिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अभी हम बहुत पीछे हैं, डॉलर का रेट देख लें 175 पे जा रहा है। जब इन्वेस्टमेंट होगी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि कभी भी रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है उसकी करेंसी में इन्वेस्टमेंट होती है। डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स इंक्रीज़ करेंगे। जब रिजर्व्स इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारी रुपये की जो कदर होती है वो भी इंक्रीज़ होगी। रुपये की कदर इंक्रीज़ होगी तो जो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो डाउन होंगी, महंगाई डाउन होगी, ऑटोमेटिकली पूरा मुल्क ग्रो करेगा। तो कैसे आएगी पाकिस्तान में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, बाकी कंट्री कैसे करेंगे, क्या लगता है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डेवलप मोर गुड मॉरल, और हमें ज़्यादा मतलब इस तरह करना चाहिए कि सारे लोग जो हैं मिलकर, और हमारी गवर्नमेंट स्पेशली, दे शुड टेक सम स्टेप्स के मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका मतलब हमें कॉन्फिडेंस बढ़े, और डेफिनेटली वो कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ सेटअप वगैरह करें, कुछ ऐसी चीज़ें वो करें जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो। थैंक यू सो मच जी। तो आपको कैसी लगी वीडियो, पाकिस्तानियों का रिएक्शन कैसे लगे? अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और भाई जो घिसी पिटी बातें होती हैं, खैर जवाब तो कुछ का दे चुका हूँ। अब आते हैं हम सीधे भाई अपने टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान ने जो करना है वो करे। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसी आएगी, क्या आएगी, उनकी सरदर्दी है। हम देखते हैं कि भाई हमारा जापान और भारत के बीच जो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात हुई है उस पर क्या है। देखिए, भारत और जापान के जो रिश्ते हैं, जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो कोई साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल के नहीं है। ये सदियों पुराने संबंध हैं। आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सदियों पुराने, मतलब सैकड़ों साल पुराने संबंध है। मैं तो कहूंगा हजारों साल पुराने संबंध है। और शायद एक जापानीज व्लॉगर हैं मायो, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो मैंने देखा था, कि जापान में हिंदू गॉड्स हैं। जापानी रूप रंग में आ गए हैं, लेकिन हैं वो हिंदू गॉड्स कई सारे। तो आप इस बात को समझिए कि दोनों देशों का कल्चर, दोनों देशों के लोग आपस में हजारों साल से कनेक्शन में हैं। रही बात बिजनेस की, तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि जापान इन्वेस्ट कर रहा है पहली बार इंडिया में। जापान इससे पहले बहुत बार इन्वेस्टमेंट कर चुका है। भारत के इंफ्रा डेवलपमेंट में जापान का बहुत बड़ा रोल रहा है, और अभी जो बुलेट ट्रेन भी आ रही है वो जापान के सहयोग से ही आ रही है। जापान ने जो उस पर भारत को सहयोग दिया है वो मतलब सोचिए कि फ्री में दिया है, जो अरबों डॉलर उसने दिए हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जापान और भारत सिर्फ फायदे का ये संबंध नहीं है। भारत और जापान के लोगों के बीच हजारों साल से कनेक्शन है, और ये जो इन्वेस्टमेंट आई है ये उसी कनेक्शन का नतीजा है। और रही बात विदेश नीति की, तो विदेश नीति भारत की हमेशा से अच्छी रही है, और पिछले 8-10 साल में ये नीति जबरदस्त बदली है, और हमने बहुत अग्रेसिव काम किया है इस पे। और इसी का नतीजा है कि जब भारत को मुसीबत में पड़े हम, जब कोरोना में, तो दुनिया भर से मदद आई। और ठीक जब दुनिया मुसीबत में पड़ी, हमसे जो भी बन पड़ा, हमने हर देश के लिए मदद की, वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। तो आप इस बात को देखिए, ऐसे संबंध विकसित होते हैं, ऐसे संबंध मजबूत होते हैं, और भारत और जापान के संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मैं आपको कभी मौका मिले तो मैं दिखाऊंगा कि दिल्ली में कई ऐसी चीजें हैं जो जापान की मदद से बनाई गई हैं।
दिल्ली में बहुत ज्यादा जापानी रहते हैं, आप इस बात को समझिए। तो ये जो 42 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत सारे सेक्टर्स में जाने वाली है। मोस्टली इंफ्रा में जाएगी, शायद एजुकेशन में भी जा सकती है, कई चीजें हैं इसमें। स्पेस में हम शायद काम कर रहे हैं इससे मिलके, और डिफेंस में भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, भविष्य बहुत उज्जवल है। और रही बात फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भारत में, तो जापान ही नहीं, दुनिया भर के कई बड़े देश हैं जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले कई दशकों से इन्वेस्टमेंट आ रही है। और अगर आप बहुत पीछे चले जाएं तो एफडीआई के मामले में भारत पाकिस्तान से भी पीछे था, लेकिन आज पाकिस्तान एफडीआई के मामले में दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपके यहाँ अलकायदा को आपके जो सेना है वो ट्रेनिंग देती है, ओसामा बिन लादेन मिलता है, आतंकवादियों का गढ़ है, आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं आपके यहाँ, आतंकी संगठन वहां पर ट्रेन किए जाते हैं। तो भाई ये सब करोगे तो छवि कैसे अच्छी होगी, लोगों का विश्वास कैसे होगा? और एफडीआई तभी होती है जब सामने वाले देश को लगता है कि उसका पैसा जो है, जहां पर वो निवेश कर रहा है जिस देश में, वो सुरक्षित है और वहां से रिटर्न भी मिलेगा। नहीं तो चाइना भी आपके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में उसके इंजीनियर मार दिए जाते हैं, आपको भरपाई करनी पड़ती है, उनका मुआवजा देना पड़ता है लाखों डॉलर में। तो ऐसे तो होगा नहीं। और देखिए, भारत विकसित होना चाहता है, भारत अपने लोगों के लिए काम करना चाहता है, भारत हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, और इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है। और उसी का नतीजा है कि हम आज 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो चुके हैं। और ये बहुत जल्दी जो 5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य है इकोनॉमी का, वो बहुत जल्द हम हासिल करने वाले हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी भाई, सारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। तो भाई बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए कि भाई जापानीज़ जो है वो भाई 42 बिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में कर रहे हैं। तो भाई इससे इंडिया को भाई एक उनकी जो पहले ही बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी जो आ रही है, इसको बूस्ट मिलेगा। तो ये अच्छी बात होती है जब आपके मुल्क का जो माहौल है वो ठीक हो। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, वो जो बाहर के लोग होते हैं, जो मुल्क होते हैं भाई, वो आप पर इत्मीनान करते हैं और आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब अंदर माहौल मुल्क का इंटरनल जो सिक्योरिटी का लैंड इशू का जो मामला ख़राब होंगे, तो भाई वो जो बाहर के मुल्क होते हैं भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कि उनको पता होता है कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भाई बड़ा मैटर करती हैं। लोग सर कह रहे थे कि हमारे जो मतलब कि जापान से हमारे जो रिश्ते नाते हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं, मतलब सदियों से हैं। मुझे एक बात का जवाब दें, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया थे तब इंडिया किधर था, किस तरह सपोर्ट की थी इंडिया ने उधर? उस वक्त इनके नाते रिश्ते किधर थे? तब ये इंडिया कहाँ था? वो कहते हैं हम सदियों से हमारे दोस्त था। तब तो वो ये खुद गुलाम थे। ये हिरोशिमा नागासाकी पर किस अमेरिका ने गिराया था 1945 में। अच्छा। एक गिराया था 6 अगस्त को और एक गिराया गया था 1945 में जी। क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए, ये कहते हैं हम पहले से मौजूद थे। मैं तो कहता हूँ आप भी गुलाम थे अंग्रेज़ों के और हम भी गुलाम थे, इस चीज़ को आप मत भूलें। आप भी पैदा हुए, पिछली वीडियो में उन्होंने कहा था कि हम मतलब पहले से थे, आप पैदा हुए, ये भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। ये कह रहे हैं हमारा सदियों से रिश्ता था। तब वो कहाँ थे इंडियंस? जब हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था तब कहाँ थे? तब ये अमेरिका के और यूके के थे, मतलब अमेरिका का भी प्रेशर होता है ना भाई, वो देख ले। वही माने नहीं इस बात को कि हमारा भी प्रेशर था आलमी ताकत, हम गुलाम थे। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो तल्लुकात है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक दूसरे के मतलब के ये चीज़ों के तब तो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट अंडर ही यूके के आते थे, कंट्रोल ही सारा इंग्लैंड का था। हम आज़ाद ही 1947 ये कह रहे हैं हम सदियों से हमारे कमाल की यार ये आपकी बात ठीक होगी, लेकिन ये बात है कि भाई ये देख लें कि वो बता रहे हैं कि हमारे तल्लुकात काफ़ी देर से हैं, लेकिन
भाई वो इनकी जो हजारों साल का भाई उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं बड़े वो अच्छी चीजें भाई, ये तो उनको हमें एडमिट करनी चाहिए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब की जाती है तो उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ होती है, लोगों के साथ नहीं होती। गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ लेन देन तो उस वक्त गवर्नमेंट नब्बे वाला यूके की थी, आप गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमारा जो सब कॉन्टिनेंट इस पर कितने साल में नहीं 100 साल में तो 1857 से आए थे। असल में ये नहीं 200 साल ईस्ट इंडिया से शुरू, ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल इन्होंने ये हुकूमत की है। असल में ये आए थे ट्रेड की गरज से। जब इधर हमारे मुगलिया बादशाहों की जब अयाश प्रस्ती देखी तो वो चालाक थे। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे बरसगीर में। उसके बाद जब इंटरनल फेयर शुरू कर दिया, उन्हें पता चला कि ये तो लोग तो किसी काम के नहीं है। आस्ता 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 अपने पंजे मतलब मजबूत करते गए हर सेक्टर में। उस वक्त मुगलिया खानदान की मुसलमानों की हुकूमत थी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में बड़े मुसलमानों की हुकूमत थी। ये बात वो उनके इस सवाल का ये जवाब है कि भाई आप भी गुलाम थे, हम भी गुलाम थे। आप किस किस वक्त आप मदद करते हैं? हो चुका भाई, ये आप देख रहे हैं कि भाई उन्होंने जो गैर मंतकी सवाल, गैर मंतकी जापानीज जो है भाई वो तो बात होगी जो जापान उस पर इन्वेस्ट कर रहा है वो तो बेहतर आप भी है ना। ये तो 42 से हमारी दोस्ती है, कमाल करते हैं। 42 बिलियन डॉलर की जो भाई वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें भाई उनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है भाई इससे इनको बड़ा फायदा होगा, इनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होगी। तो अगर ये देखें कि अगर इसको वो कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एजुकेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा ये प्रेफर होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई ये मेन नींव होती है किसी भी मुल्क की, इसको स्ट्रांग करने में, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। ये सवाल उठाया हमारे उसामा बिन लादेन, मतलब हमारे नहीं थे, वो टेररिस्ट है। जो भी किसी के मतलब कि जानो माल नुकसान करता है वो टेररिस्ट है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, कोई भी किसी भी मजहब से, उसका कोई मजहब नहीं होता। जो भी इंसानी जान को नुकसान पहुंचाता उसका कोई मजहब नहीं होता। ये बात कुलभूषण यादव भाई जी मेरे हमारे मामू के बेटे थे, वो कौन थे? ये इन्हें हाफिज सईद साहब बड़े याद आते हैं, उसामा बिन लादेन साहब बड़े याद आते हैं। ये कुलभूषण अभी इनका केस पेंडिंग है, अभी चल रहा है, वो क्या हमारे लगते थे, आपको पता ही होगा। चलिए वो तो बातें अलग से उन्होंने ऐसे कर दी, लेकिन हम भाई इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। तो भाई जो अगर हमारे मुल्क के अंदर माहौल ठीक हो, ये दहशतगर्दी वाले मामला बेहतर हों, तो भाई पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लेकिन उसके लिए भाई आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी पाकिस्तान को। भाई जब स्ट्रगल ये है कि अगर आप ये जो धब्बे लगे हुए हमारे मुल्क पर दहशतगर्दी के, आतंकवाद के, ये सारे मसाइल ये हमें ठीक करने पड़ेंगे। जब ये ठीक होंगे तो भाई पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अगर ये किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है तो भाई वो उसके लिए बड़ा बेहतरीन होता है। भाई वहाँ के देखे ना, कोई भी मुल्क खुद अपने आप कोई चीज़ नहीं कर सकता, किसी न किसी मुल्क की उसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे उसको फंडिंग की ज़रूरत हो, चाहे उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो। तो ये जापानीज़ हैं भाई, ये इनकी जो ये टेक्नोलॉजी बड़ी मतलब हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी। मैं तो ये मानता हूँ पूरी दुनिया में इसकी है अभी। अगर देख लें इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप देख लें हमारे यहाँ बड़े मतलब अरसे से जो भी जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं ना, वो भाई सालों साल चली हैं और अब भी उसी तरह चल रही हैं। जो हम चाइनीज की जो चीज़ें खरीदते हैं, एलसीडी हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, जो अगले ज़माने में टेप वगैरह होता थी, मतलब कि वो चंद दिन चलती थी और ख़राब होती थी। लेकिन जो जापानीज थी ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जितनी भी भाई वो सालों साल चलती थी और क्वालिटी बेहतरीन होती थी और ख़राब भी इतनी जल्दी नहीं हुआ करती थी, बड़े अच्छी क्वालिटी। अगर आप दूसरी तरफ जाएं, अगर मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ियां वगैरह उसकी तरफ जाएं, तो भाई वहां पर भी जो जापानीज टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस और बड़ी स्ट्रांग और हाई क्वालिटी की है। जापानीज जो है ना, मैं वीडियो देख रहा था, जापानीज जो उनके जो होटल्स है ना, उनमें वो मजदूरों की जगह पे रोबोट ला रहे हैं। वो तो इंडिया में भी हो चुका है, मतलब वो तो अभी स्टार्ट में, लेकिन उनके काफी ज्यादा मेरे ख्याल में 30%। तो अगर आप एक हाई क्वालिटी वाला मुल्क जो है, जिसकी हर फील्ड में उनका एक नाम है, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो भाई आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनेंगी, तैयार होंगी, तो भाई वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होंगी। अगर वो गाड़ी ही बनाते हैं फ़र्ज़ किया उस मुल्क में, और मोटरसाइकिल बनाते हैं या
किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई उसका बड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ भाई वो वहाँ पर जो वो फंडिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो हमें उन्होंने ऐसे जैसे फ्री में देते हैं ना, फ्री में दे रहे हैं दोस्ताना तरीका। ये भी बड़ी अच्छी बात होती है भाई। अगर आप हमारे चाइना मेरा ख्याल में दे रहा है कि नहीं, वो असल चाइना जो भी हमें पैसा देता ना वो ये कर्ज के लिए समझो, हाँ, कुछ ना कुछ ये देख रहे हैं वो रेवेन्यू के लिए। तो फिर आप ये देख रहे हैं कि भाई ये तो जो हम सबसे मुखलिस दोस्त हम मानते हैं जिसको कि पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है चाइना, वो भी हमें फ्री में कोई चीज नहीं देता। असल में एक्चुअली बात ये है कि चाइना जो है ना उन्होंने हमें एक अपनी जो ना मंडी समझा हुआ है, अपनी चीजें सेल करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं वो हमसे रुपया कमा रहे हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हमारे मुल्क से, हमें वो दे कुछ नहीं रहे। जो भी काम कर रहे हैं भाई वो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो भाई हैं ये सोचनी पड़ती हैं। ये देख लें कि उनका जो जापानीज उनका अगर दोस्त है, चाहे आप इसको छोड़ दें कि हजारों साल, चलो जितने साल का है, लेकिन भाई वो फ्री में दे रहा है और उसके मुल्क को इसका कितना फायदा होगा, ये चीजें जो है ये देखने वाली होती हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर होता है ना उस मुल्क में इन्वेस्ट करता है जिसमें रिस्क कम हो। पाकिस्तान का ऐसा इमेज है कि इसका कोई पता नहीं है कि कल असल में ना असल में ना वो एक पिछली वीडियो पे हमने रिएक्ट किया था लोग सर की, तो वो मुझे कमेंट मैंने पढ़ रहा था तो कुछ लोग कहते हैं आपसे कहीं ज़्यादा इल्म है लोग साहब। असल में अगर हिस्ट्री में जाए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि ये कहाँ से सिस्टम हमारा शुरू हुआ था और किस तरह, लेकिन ये हिस्ट्री चैनल नहीं है। अगर कभी मौका मिला तो मैं ठीक है बातें करेंगे, लेकिन भाई बातों का इंशाल्लाह मैं जो फॉरेनर इन्वेस्टमेंट है भाई वो हर मुल्क में जब आती हैं तो भाई उस मुल्क के लिए बड़ा फायदा होता है। तो ये भाई $42 बिलियन की ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी जापानीज की, तो भाई इसको इंडिया के मुल्क को भी बड़ा बूस्टर मिलेगा, इनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो। वो पहले से ऑलरेडी बड़े स्ट्रांग उनकी इकॉनमी है, $3.1 ट्रिलियन की है और वो अब आगे $5 बिलियन की वो उनका प्लान है। तो भाई इससे उसको बड़ा बूस्टर मिलेगा जो उनका प्लान है, तो और इसके ये बड़ा फायदा होता है और इकॉनमी स्ट्रांग होती है। तो उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान में भी कोई इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो उम्मीद ही रख सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।